नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट 17 इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर सीरीज़ का। जैसे कि मैंने बताया, ये सीरीज़ जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इकोनॉमी के कवर करेगी। इसमें डायनेमिक और स्टैटिक दोनों तरह से क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्टडी आई क्यू पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होगी। जल्दी से शुरू करते हैं सेट 17 को। क्वेश्चन 161, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। TPRM के बारे में आपको बताना है। इट इज़ द मेन ट्रांसपेरेंसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मेन ट्रांसपेरेंसी इंस्ट्रूमेंट है। इट अलाउज मेंबर टू पुट ओवरऑल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री अंडर स्कैनर। ऑल WTO मेंबर्स आर सब्जेक्ट टू बी रिव्यूड अंडर TRPM। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। जैसे कि अभी न्यूज़ में भी था, बहुत सिंपल है। वीडियो को आप पॉज करिए और इसके आंसर को देने की कोशिश कीजिए। सारे इसमें से करेक्ट हैं। देखो, सबसे पहली बात हमें जानना है कि एक फाइनल सेशन हुआ इंडियाज़ 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का। अभी कहाँ पे हुआ? WTO में हुआ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब ये TPR है क्या? ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है WTO मॉनिटरिंग फंक्शन का। WTO मॉनिटर करता है मेंबर कंट्रीज़ को और उनकी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ को। ये WTO एग्जामिन करता है। आइडिया क्या रहता है कि जो उनकी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं वो WTO के एडहेरेंस के अकॉर्डिंग हो। अब ये TPRM, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, इट इज़ एन अर्ली रिजल्ट ऑफ उरुग्वे राउंड। इसे उरुग्वे राउंड में डिसाइड किया गया था, फाइनलाइज किया गया था। आइडिया क्या है? कितनी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, कितनी WTO एनेबल्ड आपकी पॉलिसी है। और इसमें आइडिया ये रहता है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उनकी पॉलिसीज़ को हर 4 साल में रिव्यू किया जाए। अगर वो डेवलप कंट्रीज़ हैं तो उनकी पॉलिसी की स्क्रूटनी हर 2 साल में किया जाए। ठीक है, मैंडेटेड है ये। सारे WTO मेंबर्स जो हैं वो इन पॉलिसीज़ को उनकी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मैंडेट क्या है? जस्ट ये है कि सर्विस ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड इन गुड्स, मतलब जो WTO का पूरा सिस्टम है वो बेटर तरह से फंक्शन करे। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन 162 की तरफ। रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड अ मॉडिफाइड स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी इसमें से करेक्ट है? ठीक है, तो कौन से ग्रेन्स इसमें से इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में एलिजिबल थे? बार्ले, मेज, कॉर्न, राइस। देखो, इससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना है कि एग्जैक्टली इथेनॉल में इनका क्या रोल है और कैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग में ये काम आते हैं। जैसे कि आपको पता है 2030 तक हमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाना है। तो ऐसे में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक स्कीम को लेके आए हैं जिसमें अगर आप इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन आइटम से तो आपको एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। आपको बताना है कौन कौन सी इसमें से आइटम करेक्ट है। मैं आपको काफ़ी हिंट दे चुका हूँ, चारों ही इसमें करेक्ट हैं। तो CCA ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है कि अगर कोई भी ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी है, वो कोई इनमें से किसी भी आइटम को यूज़ करती है प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के बाद आप इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं इन चीज़ों से, तो आपको उसके पूरे के पूरे प्रोसेस में एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब उसको स्टैब्लिश करने में आप कोई भी ऐसी ग्रीनफील्ड यूनिट लगाते हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है इन 4 चीज़ों से, तो उसमें जो खर्चा आएगा, अगर आप उसमें कुछ बैंक लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट उसके इंटरेस्ट में आपको बेनिफिट देगी। तो आइडिया क्या है हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बेचना है 2030 तक। तो इसलिए इन डिस्टिलरीज़ की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन 163 की तरफ। परिवेश, अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज एसोसिएटेड विद। बहुत सिंपल है, न्यूज़ में था परिवेश। देखो, परिवेश के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए ये यूज़ किया जाता है ना, पहली चीज़। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि एक नई सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल आया है कोल सेक्टर के लिए। इसका आंसर ए है, सिंगल विंडो पोर्टल आया है। परिवेश मैकेनिज्म है। इससे क्या होगा कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा कोल ब्लॉक्स में। अगर किसी को कोल ब्लॉक्स ऑपरेट करने हैं तो वो परिवेश ऐप के थ्रू, उस सिंगल सिस्टम के थ्रू इस पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ से लाइसेंसिंग ले सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन सबमिशन के लिए भी बनाया गया, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इससे क्या क्या होगा?
एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेटरी जोन क्लियरेंसेस, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब कुछ एक जगह मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या होता है कि इससे पहले अगर आपको कोल माइनिंग करनी है तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा, पहले स्टेट क्लियरेंस लो, फिर सेंट्रल क्लियरेंस लो, फिर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज से क्लियरेंस लो। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश बनाया गया। याद रखिएगा, ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA। क्या इसमें से करेक्ट है? ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फाइनेंस टेक सिटी है, वहाँ पे बेस्ड है। ये कस्टमर को केटर करती है इनसाइड एंड आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता होगा, गिफ्ट सिटी हमने एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर्स को केटर नहीं किया जाएगा। तीसरा गलत है। 1 और 2 करेक्ट है। तो देख लेते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी बनी, ये एक मेंबर बन गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन का। काम क्या है इसका? काम सिर्फ यही है कि जितने भी आउटसाइड कस्टमर्स हैं, मतलब जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, जो इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया के फाइनेंशियल ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं, उनको ये केटर करेगा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में केटर किया जाएगा। और ये गिफ्ट सिटी में हेडक्वार्टर्ड है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। चलते हैं क्वेश्चन 165 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बैड बैंक्स। बहुत न्यूज़ में रहता है ना बैड बैंक। इंडिया भी अपना एक बैड बैंक ढूंढ रहा है, इंडिया को भी लगता है एक बैड बैंक होना चाहिए। तो जल्दी से बताओ क्या करेक्ट क्या इनकरेक्ट है इसमें से। बैड बैंक क्या है? एक ARC है जो बैड लोन ऑफ कमर्शियल बैंक्स को ले लेती है। कमर्शियल बैंक्स के बैड लोन को वो बाय कर लेता है। ये इन लेंडिंग और डिपॉजिट दोनों फंक्शन करता है। मतलब बैड बैंक में आप जाके अपना पैसा जमा करा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से लोन ले सकते हैं। इट टेक ओवर बैड लोन इज नॉर्मली अबव द बुक वैल्यू ऑफ द टेक ओवर ऑफ बैड लोन्स इज नॉर्मली अबव द बुक वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है, तो जो टेक ओवर होता है बैड लोन्स का, वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लिया जाता है। मतलब जो लोन का अमाउंट है उससे ज़्यादा के केस में इसको लिया जाएगा। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो, अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा होगा, बैड लोन नॉर्मली अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा होगा तो कोई भी उसको बाय उस लोन को नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है। तो देखो, टेक ओवर यूजुअली बिलो द बुक वैल्यू होता है, क्योंकि भाई बैड अगर बुक वैल्यू से नीचे के लोन को वो लेगा तभी तो वो अपना भी इनकम निकाल पाएगा। लेटस से 100 रुपये का लोन है, ठीक है, वो 80 रुपये में उस लोन को ख़रीदता है, तो तब जब 100 रुपये कवर करेगा तभी तो 20 रुपये कमाएगा। अगर वो 100 रुपये के लोन को 120 रुपये में ख़रीद लेगा तो फिर उसको रिकवरी क्या मिलेगी? ठीक है, तो आइडिया देखो बैड बैंक का क्या है। लेटस से SBI का कुछ NPA है, वो NPA 100 करोड़ का है। बैड बैंक SBI के पास जाएगा, बोलेगा इसके मेरे से 80 करोड़ ले लो, ये लोन तुम्हारा ख़त्म करो। मैं उस पर्सन से 100 करोड़ निकलवा लूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। SBI भी खुशी खुशी दे देगा, बोलेगा यार 100 करोड़ तो आ नहीं रहते, अपनी सिरदर्दी में इसको दे देता हूँ, 80 करोड़ में काम ख़त्म करते हैं। तो बुक वैल्यू से नीचे लोन परचेज करता है, फिर रिकवरी करता है, और जो बैलेंस होता है उसका प्रॉफिट हो जाता है। ये है बैड बैंक। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ARC है। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, जो बैड बैंक्स को इन कमर्शियल लोन्स को देखती है। अब ये लेंडिंग और डिपॉजिट के प्रोसेस को नहीं देखती, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि बैड बैंक सिर्फ और सिर्फ काम करेगा इन लोन की रिकवरी में। तो वो बैंक कम और एक ARC ज़्यादा है। 2016 से बात की जा रही है कि इंडिया के पास भी एक अपना बैड बैंक होना चाहिए। अभी पहली बार बैड बैंक कहाँ आया? पहली बार 1988 में US बेस्ड मेलन बैंक को बैड बैंक क्रिएट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ARC है, इंडिया भी अपना बैड बैंक खोज रहा है, इंडिया भी स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है बहुत लंबे समय से। बैड बैंक का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेना देना नहीं होता, दैनिक या डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से। बैड बैंक बस बैंकों के खराब लोन को खरीद लेता है और उसकी रिकवरी खुद करता रहता है। चलते हैं क्वेश्चन 166 पे। द दावोस डायलॉग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? WTO, IMF, WEF, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल है, जब जब दावोस की बात हो समझ जाइएगा बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, एक इंटरनेशनल पूरा का पूरा फोरम होता है जहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को, इकोनॉमिक इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है
कि कैसे फर्दर इकोनॉमी को होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इसमें वर्ल्ड के टॉप लीडर्स, इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इसमें कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स, ये सब लोग आते हैं, बैठते हैं और इस डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ये डावोस स्विट्ज़रलैंड में हर साल कराया जाता है। इस बार कोविड की वजह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में था। 167 सोवरन गोल्ड स्कीम की बात हो रही है। अब आपको बताना है कि सोवरन गोल्ड स्कीम के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्कीम जो है ये लोगों को एनकरेज कर रही है कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, गोल्ड बॉन्ड्स में, रादर देन एक्चुअल गोल्ड खरीदो। सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड सिर्फ रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज़ को बेचा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखो, गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों का जो फिजिकल गोल्ड के प्रति डिमांड है या जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को लेके आई जिससे इंपोर्ट जो है गोल्ड का कम किया जा सके और साथ साथ लोग इंटरेस्ट भी अर्न कर सके और एक सेविंग्स भी कर सके, इन्वेस्टमेंट भी कर सके। तो इसके लिए इसको लेके आया गया है। इसको नेशनलाइज बैंक्स इशू नहीं करते, आरबीआई इशू करती है और इशू करने के बाद जब आप इसको खरीद लेते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में लिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग इसके प्रोविजंस होते हैं कि आपके पास एक लॉक इन होता है, सालाना आपको एक इंटरेस्ट मिलता है और इसके प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे मूव होते हैं। अब ये सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ ही इसमें नहीं, इसमें सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ ही परचेज इसको कर सकती हैं। ठीक है, तो सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ के लिए ही है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉन्ड का जो टेन्योर, हम एक बार इसको समझ लेते हैं बॉन्ड को, कि एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट जो है, गोल्ड मेटल लोन स्कीम्स जो है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ें लाती गई है जिससे कि आपका जो गोल्ड पे डिपेंडेंस है फिजिकल गोल्ड पे वो कम किया जा सके। आरबीआई से इशू करता है। 500 ग्राम मैक्सिमम एक पर्सन इसको सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 2 ग्राम की है और ये आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस को ही दिया जाएगा ना, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एंटिटीज़ हैं जो इंडियन हैं, जो इंडियन रेजिडेंट है, उन्हीं के लिए स्कीम है। बॉन्ड का जो टेन्योर है 8 साल के लिए है। 8 साल से पहले आप इसे बेच नहीं सकते हैं। हाँ, 5 साल के बाद जो लॉक इन पीरियड है वो खुल जाता है। 5 साल तक तो बिल्कुल नहीं बेच सकते और 8 साल का इसका मैच्योरिटी अमाउंट होता है कि 8 साल के बाद जब ये मैच्योर होगा तो जो भी उस समय का एग्जिस्टिंग गोल्ड प्राइस होगा और जो इंटरेस्ट आपने इस 8 साल में अर्न किया होगा 2.5% के हिसाब से, 2% 2.5% के हिसाब से, वो आपको मिल जाएगा। 5 साल के बाद आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, आप इसे किसी और को बेच सकते हैं। ये बॉन्ड्स कोलेट्रल भी यूज़ किए जा सकते हैं लोन के बिहाफ पे। अब आपको बताना है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। बहुत सिंपल है, सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट UNCTAD जो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको इशू करती है। अब FDIs वगैरह को कैलकुलेट किया, उसने बताया कि क्या क्या इस समय इंडिया का कंडीशन है। इंडिया ने 13% ज़्यादा ग्रोथ देखी है FDI में, चाइना में मात्र 4% हुई है। तो देखा जा रहा है कि इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI बन गया। एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया जो है वो आगे रहा और चाइना जो है आगे रहा, मतलब नंबर के अकाउंट में आप देखेंगे 163 बिलियन चाइना के पास आया जबकि इंडिया के पास मात्र 57 बिलियन आया। तो इंडिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन 13% ज़्यादा लाया। चाइना में FDI बहुत ज़्यादा हो रही है तो 167 बिलियंस आई है। डेवलपिंग इकॉनमीज़ में ज़्यादा FDIs जा रही हैं, ये बात यहाँ देखी गई। और एशियन नेशंस जो हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट FDI रिसिपेंट्स बन गए। चलते हैं क्वेश्चन 169 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। ग्रीन बॉन्ड क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है विद विच कैपिटल इज बीइंग रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है। आरबीआई के हिसाब से ग्रीन बॉन्ड का जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड इज रिमेन्ड हायर दैन अदर बॉन्ड्स इन इंडिया, मतलब ग्रीन बॉन्ड्स बहुत महंगे रेटों पे इशू किए जा रहे हैं। ये बेसिकली आपको बताना है कि सही है या गलत है। देखो, दोनों बातें सही हैं। एक आरबीआई की स्टडी ये कहती है कि कॉस्ट ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि एसिमेट्रिक फंक्शनिंग है। एसिमेट्रिक फंक्शनिंग, क्लैरिटी नहीं आती है, मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, पता नहीं चलता कि कितना इसका रेट होना चाहिए। इस सब के चलते यहाँ पे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने के चलते ग्रीन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा प्राइस पे इशू हो रहे हैं। और एक रीज़न भी है कि बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर नहीं हो रहे क्योंकि यील्ड जो है इसकी कम होती है। ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो लॉन्च किए गए थे, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया और आइडिया सिर्फ यही है कि ग्रीन बॉन्ड से आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ही फंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप ग्रीन बॉन्ड्स को यूज़ कर सकते हैं।
चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द टर्म शैडो एंटरप्रेन्योर्स वाज इन न्यूज़। शैडो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए गलत है। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बिजनेस मैनेज करते हैं और इलेजिटिमेट इलीगल गुड्स को बेचते हैं। वो बिजनेस को रजिस्टर नहीं कराते, टैक्सेस नहीं देते, अनलाइसेंस्ड टैक्सी कैब सर्विसेज, रोड साइड फूड स्टॉल्स इसके एग्जाम्पल हैं। देखो या तो ए सही होगा या डी सही होगा। आइडिया शैडो एंटरप्रेन्योर्स का ये है कि हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, सामने नहीं आ रहे हैं, पीछे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे लेकिन इकोनॉमी चला रहे हैं, इसलिए वन इज रॉन्ग। दे आर दोज इंडिविजुअल जो बिजनेस मैनेज करते हैं लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कैब ड्राइवर, ठीक है, ठेला लगाने वाला, पकोड़े बेचने वाला, ये सब क्या हैं, ये आपके शैडो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। तो ये पीछे रह के इकॉनमी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा आप समझिए कि रोज़गार को खुद से जनरेट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तो शैडो एंटरप्रेन्योर्स क्या है, वो इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस को मैनेज करते हैं और लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, लेकिन इतनी इनकम नहीं कर पाते कि टैक्सेस दे पाएँ, कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, लाइसेंसेस नहीं होते उनके पास, बैंक अकाउंट्स नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि शैडो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। अब उनके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि एजुकेशन होना चाहिए, फाइनेंसेस उनके लिए इजी लोन होने चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा सेट 17। मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, PDF को डाउनलोड करिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।